आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और राहु की युति के बारे में चर्चा करेंगे कि मंगल और राहु का योग बन जाए, कंजंक्शन बन जाए, युति हो जाए जन्म कुंडली में कहीं पर भी तो क्या फल मिल सकते हैं। और कंपैरिजन में गुरु और केतु के बारे में भी चर्चा करेंगे कि गुरु और केतु की युति हो तो कैसा परिणाम मिलता है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को लड़ाई झगड़े का प्रतीक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति मारपीट करके लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा तो एटलीस्ट वाद विवाद जरूर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की कुंडली में मंगल केंद्र में हो, लग्नेश हो और ऐसा व्यक्ति मारपीट न करे तो कम से कम मुंह से भी लड़ाई झगड़ा न करे, मुंह से भी बदतमीजी न करे, गाली गलौज न करे, तर्क न करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंगल डोमिनेंट हो कुंडली में और क्रोध न आए। और साथ ही साथ ये हथियार को भी दर्शाता है मंगल। और हथियार का मतलब है कि कभी न कभी तो किसी पर हथियार चलेगा ही। गोली बनी ही किस लिए है, तलवार बनी ही किस लिए है, लाठी है तो कभी न कभी चलेगी, पत्थर है तो कभी न कभी चलेगा। तो ये बातें जाननी ज़रूरी हैं। और ये बात स्वाभाविक है कि अगर किसी के घर में हथियार होगा तो ये बात आप जान लीजिए कि वो कभी न कभी चलेगा। और मंगल डोमिनेंट है, अगर उस हथियार से चोट न लगी तो दुर्घटना से चोट लगेगी, एक्सीडेंट से चोट लगेगी। अगर एक्सीडेंट से भी चोट न लगी तो आग लगी होगी, आग लगेगी। अगर उससे भी कुछ न बिगड़ा तो विद्युत का प्रकोप होगा। और मंगल अग्नि और विद्युत का पॉजिटिव वे में भी कारक है, क्योंकि सिर्फ आग लगाने वाली आग ही आग नहीं होती है। जिस आग का पॉजिटिव उपयोग होता है, सदुपयोग होता है, अच्छा उपयोग होता है, या जिस बिजली से सारे अच्छे काम होते हैं, उसका भी कारक मंगल माना गया है। अब ऐसे मंगल का अगर राहु के साथ योग बन जाए तो राहु जो प्लैनेट होता है, शैडो प्लैनेट, ये आकस्मिकता का कारक है, अनसर्टेनिटी का, अचानक से घटने वाली घटनाएं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसके अलावा शत्रु का भी कारक है, शत्रु के द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र का भी कारक है। शत्रु जो लगातार अपने दिमाग में आपके बारे में सोचते रहते हैं, खास करके आपके पड़ोसी आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग से आपकी उन्नति तरक्की को देखते हैं, उतना समय वो अपने प्रोग्रेस में लगाते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो उनके दिमाग से जो एक निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस नकारात्मक ऊर्जा का सिग्निफिकेशन भी राहु से होता है, तामसिकता का। जैसे कि कुछ व्यक्ति दयालु हैं और कुछ व्यक्ति क्रूर हैं, तो ये तामसिकता, कुछ भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, कहीं भी कुछ भी कर डालना, कहीं भी सो जाना, किसी का पैसा चोरी कर लेना, कोई पड़ोसी कहीं चला गया है तो उसके पेड़ से चढ़ के उसके फल चोरी कर लेना। तो जो भी बुरे विचार हैं, जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बारे में बुरे विचार सोचता ही रहता है, मतलब 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट वह दूसरों के बारे में सोचता है। और जब भी उसके बारे में कुछ करेगा तो वो एक छल होगा, कभी उसकी भलाई नहीं करेगा। इस सब का प्रतीक राहु है। और बुरी आदतों का कारक ग्रह, कोई भी बुरी आदत हो, छिप कर दूसरों की बातें सुनना, छिप कर दूसरों की एक्टिविटी देखना, तो ये सारी चीज़ें जो है राहु के कारण होती हैं। तो अब ऐसा मंगल और ऐसा राहु कहीं पर भी कंजंक्शन बनाएगा तो क्या आप उम्मीद करते हैं क्या होगा? बहुत ही नकारात्मक और उठापटक करने वाला योग बन जाएगा। वैसे एक बात बता दें कि मंगल और राहु स्वतंत्र रूप से जब अलग अलग बैठते हैं तो इतने नकारात्मक नहीं होते, लेकिन जब मंगल और राहु का योग हो जाता है तो इससे मंगल और राहु की नकारात्मक प्रचंडता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण यह योग जो है अत्यधिक विध्वंसकारी बन जाता है। मंगल राहु का योग जो है प्राकृतिक उठापटक को दिखाता है। जैसे कभी बहुत गर्मी पड़ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, सामाजिक उठापटक की स्थिति दिखाता है। जैसे कहीं पे रोड ब्लॉक हो गया, कहीं पे बंद हो गया, कहीं पे रीजनल वॉर छिड़ गया, कहीं पे दंगा हो गया। ये तो सामाजिक और प्राकृतिक की बात हुई। व्यक्तिगत रूप से भी मंगल और राहु का योग जो है नकारात्मक परिणाम ही देने वाला होता है, इन दोनों का योग।
यदि जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ किसी भी भाव में आ गए तो सोच लीजिएगा कि जिस भी भाव में यह योग बन रहा है उस भाव को पीड़ित करता है। जैसे ये सप्तम भाव में बन रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो यह विवाह के भाव को पीड़ित करेगा, विवाह को सफल नहीं होने देगा, विवाह होने नहीं देगा, विवाह होने के बाद विवाह को सफल नहीं होने देगा। दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे। और जिस भाव में भी ये दोनों साथ साथ युति कर रहे हैं उस भाव से जो भी फल मिलने वाले हैं उस पर संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर किसी की कुंडली में यही मंगल और राहु दूसरे भाव में बैठे हुए, ये रहा दूसरा भाव, तो यहाँ पर आ जाने के बाद व्यक्ति को आर्थिक संघर्ष करने होंगे और घर में सुख की कमी रहेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि पंचम भाव में राहु और मंगल बैठ गया है तो ये योग शिक्षा में बाधा पैदा करेगा और संतान पक्ष को भी बाधित करेगा। इसी तरह मान लीजिए कि 10वें भाव में मंगल और राहु बैठ गया हो तो पिता से ही दुश्मनी हो जाएगी और पिता को रोग भी देगा और स्थान हानि भी देगा। एग्जाम्पल के लिए 12वें भाव में मंगल और राहु की युति हो तो वो धन का खर्च नशे में कर देता है, ताश खेलने में कर देगा, शराब पीने में कर देगा, जुआ खेलने में कर देगा और जेल की यात्रा तक करवा देगा। इसीलिए मंगल और राहु की युति जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। अब बात कर लें केतु और गुरु की युति का क्या फल होता है। तो जन्म कुंडली में केतु जिस भाव में भी होता है उस भाव के स्वामी के अनुरूप ही फल देता है। जैसे मान लीजिए कि इस भाव में कुंभ राशि होगी अगर, तो केतु कुंभ राशि के अनुसार फल देगा। मेष राशि होगी तो मेष राशि के अनुसार फल देगा। वृष राशि होगी तो वृष राशि के अनुसार फल देगा। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में केतु का जो प्रभाव है बाकी के जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति है या बुध है, उनकी युति हो जाए तो उसी के जैसा फल देगा, या उनकी दृष्टि इस पे पड़ रही हो तो उन्हीं के जैसा फल देगा। क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है और इसका गोचर बहुत से शुभ और अशुभ परिणाम को लेकर के आता है, इसलिए केतु को प्रभाव का ग्रह कहा जाता है। यह किसी भी जातक को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता है और यह जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, भारतीय एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इसके हिसाब से ये माना जाता है कि केतु कुंडली के जिस भाव में भी स्थित होता है, ठीक है, केतु जन्म कुंडली के जिस भाव में भी स्थित होता है उस भाव के स्वामी के अनुरूप ही फल देता है। और साथ ही साथ जिस ग्रह के साथ युति हो गई है उसके जैसा ही फल देता है। तो अगर केतु और गुरु की जो मित्रता चक्र में ये दोनों मित्र हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा से इसकी शत्रुता है, शनि बुध और शुक्र से इसकी समता है, तो केतु के प्रभाव से व्यक्ति का सांसारिक सुखों से मोहभंग होने लगता है और गुरु के प्रभाव से व्यक्ति में धार्मिक बुद्धि आ जाती है। तो धर्म और वैराग्य ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो व्यक्ति जो है वैराग्य के प्रभाव से बुद्धि का उपयोग थोड़ा कम करता है, मतलब हर चीज़ से पीछा छुड़ा देता है, कहता है कि यह संसार मोह माया है, झूठ है। तो समस्याओं से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना छोड़ देता है और हर समस्या का समाधान संसार से भागने में ही समझता है कि मैं संसार से भाग जाऊं, संसार से पीछा छूट जाए, ये संसार ही मुसीबत की जड़ है। जबकि संसार में बहुत जगह दिमाग और बुद्धि का प्रयोग करने से ही समस्या का छुटकारा मिल जाता है, लेकिन केतु ऐसा करने नहीं देता है। और गुरु के प्रभाव से आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन, धार्मिक बुद्धि, अनुशासित जीवन, ये सारी चीज़ें इसको मिलती हैं। इसीलिए व्यक्ति कई बार जहाँ निराशा न भी हो वहाँ पर भी केतु के प्रभाव से निराश होता है, और जहाँ पर अध्यात्म और धर्म की ज़रूरत नहीं भी है समस्या के समाधान में, उसका सिर्फ एक सहारा लेके भी चलने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी ये जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान विशुद्ध रूप से अध्यात्म और धर्म में ही या ज्योतिष में ही खोजता है। जबकि वहाँ पर इसे
ये सोचना चाहिए था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्यावहारिक बनूं और सांसारिक या भौतिक समस्याओं का समाधान सांसारिक या भौतिक साधनों से भी करके देखूं। जो बुद्धि शनि वालों में होती है या बुध वालों में होती है या मंगल वालों में होती है या राहु वालों में होती है, कि वो सांसारिक समस्याओं का समाधान सांसारिक तरीके से भी करते हैं, लेकिन केतु या तो संसार से भागने की नौबत ला देगा या फिर समस्या का समाधान अध्यात्म से करेगा, ईश्वर की प्रार्थना करके करेगा, या धार्मिक आचरण बढ़ा देगा, वैराग्य बढ़ा देगा, सांसारिक उपभोग को कम कर देगा, हर चीज़ का त्याग कर देगा और इससे उम्मीद करेगा कि ठीक हो जाए। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। आध्यात्मिक होना चाहिए, लेकिन समस्या के समाधान की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। समाधान मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो फिर हमेशा सोचना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।